हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वीडियोस थोड़ा सा डिले हो रही थी क्योंकि मेरा 18th एंड 19 को एंट्रेंस एग्ज़ाम था, जिसकी वजह से मैं बिज़ी थी। सो फाइनली अब जाके टाइम मिला आप लोगों के लिए वीडियो शूट करने का और पढ़ाई भी कंटिन्यू करने का। सो अब वीडियोस कंटिन्यू आएंगी। जैसे कि पिछले लाइव सेशन में बात हुई थी कि आप लोगों की एससीपी भी आ रही है, तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे लेसन प्लान्स भी आएंगे चैनल पे। फ़िलहाल ये वाली वीडियो हमारी होने वाली है सीटेट 2022 की टॉप 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो लगातार पूछे जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके ऑलरेडी 4 सेशंस हो चुके हैं। ये हमारी 5th क्लास है जिसमें हम आगे के कुछ 10 से 15 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने पिछले चारों क्लासेस भी ली होंगी, वीडियोस देखी होंगी और वो आपके लिए हेल्पफुल भी रही होंगी, क्योंकि मैंने अच्छे क्वेश्चंस को चूज़ किया है। जो हमारा डिस्कशन होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। क्वेश्चन वाइज हम लोग सबको डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन रीड किया, आंसर बताया एंड दैट्स इट। हम उसे अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि वो क्या है, जिससे हमारा कंटेंट भी क्लियर होता है और आपको एक आइडिया भी हो जाता है कि क्वेश्चन बेसिकली किस तरीके से टॉपिक से आपसे पूछता है। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ थ्योरीज़ की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बोले तो इसे मॉक टेस्ट की तरह भी ले सकते हो या फिर प्रैक्टिस सेशन की तरह भी ले सकते हो। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे ना, जितने ज़्यादा मैं बोल रही हूँ, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करोगे उतना ज़्यादा आपको आइडिया होगा क्वेश्चंस करने का। और स्टार्टिंग में तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्वेश्चन भी गलत, ये क्वेश्चन भी गलत, अरे ये भी गलत हो गया। बट नहीं, धीरे धीरे आप गलत करोगे, फिर आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली करना क्या है, क्या पूछा है। आपको क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे और फिर आप खुद देखोगे कि आपको ना क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर दिखने लगेगा। ठीक है, तो उससे आपको क्लियर भी होने लगे क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं और आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। सो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पे बने रहें। सो फ्रेंड्स, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माई चैनल। यार क्यों नहीं किया अभी तक, क्योंकि इस तरीके की बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलती हैं। ये क्वेश्चंस आपको सीटेट में भी हेल्प करेंगे, रीट में भी हेल्प करेंगे, DSSB में भी। कहने का मतलब है आप फ्यूचर में कोई भी टेट एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पे सब जगह ये आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि CDP से मैंने स्टार्ट किया और CDP तो सब जगह सेम ही है और सब जगह क्वेश्चंस भी सेम ही आते हैं, टॉपिक सेम है, सिलेबस सेम है। तो इसीलिए आपको क्वेश्चंस अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या स्कोर रहा आपका इन क्वेश्चंस को करने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 और सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 57 है, इंडिविजुअल अटेंशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज। पूछ रहा है कि हम क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, हमें हर बच्चे को इंडिविजुअली अटेंशन देनी चाहिए, क्यों देनी चाहिए, ये आपसे पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है, इट ऑफर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ टू टीचर टू डिसिप्लिन ईच लर्नर। ऑप्शन बी, learners always learn better in groups. Option C, children develop at different rate and learn differently. Option D, teacher training program prescribed it. तो देखो यहाँ पे सबसे अच्छा, क्योंकि हमसे पूछा गया है इंडिविजुअल अटेंशन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख के एज अ टीचर हमें हर बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन देनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का जो है सीखने का जो रेट है, विकास स्तर बोले हम, वो अलग अलग है। कोई बच्चा कैसे सीखता है, कोई बच्चा कैसे सीखता है, हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग है, उसकी हॉबीज़ अलग हैं। तो कहने का मतलब है कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, विशिष्ट है। तो इसीलिए एज अ टीचर आपको हर बच्चे के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि किस बच्चे को कहाँ पे कमी आ रही है, आपको कहाँ पे उसे हेल्प करना है, कहाँ पे उसे गाइड करना है, कौन सा बच्चा किस फील्ड में अच्छा है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेस है। एज अ टीचर आपको ये सब पता होना चाहिए। तो इसीलिए बोला गया है कि इंडिविजुअल अटेंशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन्स। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है
अडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल एनवायरनमेंट, जो हमारा सामाजिक वातावरण है उसको ग्रहण करना और उसके अनुसार खुद को एडजस्ट करना। ऑप्शन बी, ऑलवेज फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स। यहाँ पे अगर ये ऑलवेज वर्ड नहीं होता तो हम इसके साथ जा सकते थे, बट ऑलवेज फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम हमेशा ही समाज में जो नॉर्म्स बनाए गए हैं उनका पालन करेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन सी है क्रिएटिंग वंस ओन सोशल नॉर्म। जी नहीं। ऑप्शन डी, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इन द सोसाइटी। हाँ, ये एक चीज़, एक पॉइंट हो सकता है कि हमें अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पर सब कुछ एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है तो सब कुछ हम इसके साथ नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि अडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल एनवायरनमेंट। हम देखो, जो आज जो छोटा बच्चा है कल वही इस देश का भविष्य है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि उसको अच्छी एनवायरनमेंट मिले, उसका जो सामाजिकरण है वो अच्छे से हो, ताकि हमारा जो सोसाइटी है वो अच्छे से डेवलप कर पाए। तो एजुकेशन में सोशलाइजेशन को इसीलिए रखा गया है ताकि बच्चा जो उसका एनवायरनमेंट है उसको एडेप्ट कर पाए और उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल पाए। आई होप क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59। यंगर लर्नर्स शुड बी एनकरेज टू इंटरेक्ट विद द पीयर्स इन द क्लासरूम सो डैट, जो लर्नर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, एज अ टीचर हमें उन्हें एनकरेज करना चाहिए कि वो अपने साथ के बाकी बच्चे, चाहे वो उनके क्लासमेट हों, उनके फ्रेंड्स हों, उनके साथ क्लास में इंटरेक्ट करें। क्यों, वही आपसे पूछा है। तो ऑप्शन ए है दे लर्न सोशल स्किल इन द कोर्स ऑफ स्टडी। ऑप्शन बी, द टीचर कैन कंट्रोल द क्लासरूम बेटर। तो देखो, जब भी ऑप्शन देखना, वही ऑप्शन सही होगा जिसमें बच्चे की भलाई के बारे में बात की गई है, बच्चे के डाइवर्जन थिंकिंग के बारे में बात की गई है, बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट या पॉजिटिव कुछ भी बच्चे के लिए अच्छा बोला गया है, तो हमें वही ऑप्शन देखना है। टीचर का भला कभी मत सोचना, क्योंकि टीचर का भला हो ही नहीं सकता है। ठीक है, खैर ये जोक था, बट टीचर का भला मत सोचना। खुद जब आप सीटेड दे रहे हो तो खुद को एज अ टीचर रख के सोचना कि क्या चीज़ बच्चे के लिए अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी है द टीचर कैन कंट्रोल द क्लासरूम बेटर। तो जैसे मैंने अभी बोला कि टीचर का भला मत सोचना, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ऑप्शन सी, दे कैन लर्न आंसर टू क्वेश्चन फ्रॉम ईच अदर। अगर वो एक दूसरे से ही सीख जाएंगे तो फिर टीचर की क्या नीड रह जाएगी। ऑप्शन डी, द सिलेबस कैन बी कवर्ड क्विकली। अगेन ये टीचर के फेवर में जा रहा है कि हमें बच्चों को ग्रुप में या फिर पीयर्स के साथ इसलिए इंटरेक्ट करने को बोलना चाहिए ताकि टीचर जल्दी से सिलेबस कवर करवा दे। तो ये कोई बात नहीं है। यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे लग रहा है कि दे लर्न सोशल स्किल्स इन द कोर्स ऑफ द स्टडी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको याद होगा तो आपको स्कूल प्रोजेक्ट्स मिलते थे, ग्रुप प्रोजेक्ट्स मिलते थे। तो आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता था और आपको बोला जाता था कि आपको एक ग्रुप बनाना है 4-5 बच्चों का और मिलके ये प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करना है। तो फिर आप लोग डिस्कस करते थे अपनी स्ट्रैटेजी, जिससे क्या है टीम वर्क एनकरेज, ठीक है, कॉपरेशन, ये जो आपकी सोशल स्किल्स हैं वो डेवलप होती थी। तो इसीलिए हमें बच्चों को, स्पेशली यंगर जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्हें एनकरेज करना चाहिए कि वो अपने साथ के पीयर्स, क्लासमेट्स या अपनी एज के जो बाकी बच्चे हैं उनके साथ इंटरेक्ट करें, ताकि उनकी सोशल स्किल्स जो है वो डेवलप हो पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 60 है। अकॉर्डिंग टू कॉलबर्ग, अ टीचर कैन इंस्टिल मॉरल वैल्यूज़ इन चिल्ड्रन बाय। ऑप्शन ए, इन्वॉल्विंग दैम इन डिस्कशन ऑन मॉरल इश्यूज़। ऑप्शन बी, गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू बिहेव। अब इससे ना मेरे को एक बात याद आई कि बोला गया कि हम बच्चों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस देंगे। तो कई बार होता है हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर्स भी हमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस देते हैं, बट हम कितना फॉलो करते हैं यार, करनी तो लास्ट में अपने मन की है। देन ऑप्शन सी है गिविंग इम्पॉर्टेंस टू रिलीजियस टेक्निक, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन डी, लाइंग क्लियर रूल्स ऑफ बिहेवियर। तो हमारे इस टाइम पे भी ऐसा होता था कि हमें मतलब एक लाइन आउटलेट बना के दे दिया जाता था
ठीक है, कि आपको ऐसा ऐसा करना है और ऐसा ऐसा नहीं करना, बट ऐसा हम लोग फॉलो तो नहीं करते ऑब्वियसली। आप भी स्टूडेंट हो, मैं भी, तो इतना तो समझते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशन ऑन मॉरल इश्यूज़। ठीक है, कोलबर्ग ना हमेशा सोशल स्किल्स की बात करते हैं कि बच्चा जितना ज़्यादा एक्टिव होगा वो उतना ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। वो डिस्कशंस की बात करते हैं कि बच्चों को ग्रुप डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोग रीड कीजिए, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना, और इससे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें भी देख लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट रहता है या आपको मेरी हेल्प चाहिए एजुकेशन पर्पज़ से, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और PDF आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगी टेलीग्राम पे। दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है, प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी कोलबर्ग एंड डी पावलोव। तो पूछा गया है कि जो रेनफोर्समेंट का सिद्धांत था वो किसने दिया था। तो ये सिद्धांत दिया था स्किनर साहब ने, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर। प्रगतिशील व्यवहार का क्या फीचर होगा, ये पूछा है। एक्चुअली मैं इंग्लिश में लिखती हूँ और हिंदी में आपको खुद से ट्रांसलेट कर देती हूँ, तो कहीं पर अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ इतना तो कर लेना। ऑप्शन ए है फ्रीक्वेंटली टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, यानी कि टाइम टू टाइम टेस्ट और एग्ज़ाम्स बच्चों के कंडक्ट कराए जाने चाहिए। ऑप्शन बी फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, टाइम टेबल हमें ऐसा बनाना चाहिए कि वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो, ठीक है, फ्लेक्सिबल हो, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसमें लचीलापन होना चाहिए। देन ऑप्शन सी इंस्ट्रक्शन बेस्ड सोली ऑन प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक, मतलब पूरी तरह जो टेक्स्ट बुक में इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनके बेस पे हमें करना चाहिए। ऑप्शन डी एम्फेसिस ऑन स्कोरिंग गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, हमें बच्चों को बोलना चाहिए कि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। तो यहाँ पे जो हमारा अच्छा ऑप्शन है वो है फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सीटिंग अरेंजमेंट। अच्छे और प्रोग्रेसिव बिहेवियर के लिए ज़रूरी है कि आपका जो टाइम टेबल हो वो फ्लेक्सिबल हो और अच्छी सीटिंग अरेंजमेंट हो, यानी कि बच्चे के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ हो, बैठने की, पानी की, एयर की, क्लासरूम क्वालिटी प्लस उनका टाइम टेबल अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ताकि लर्निंग क्या हो, अच्छी हो। क्वेश्चन नंबर 63, अ टीचर मेक्स यूज़ ऑफ वैरायटी ऑफ टास्क। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन इजी होता है बट हम उसको समझ नहीं पाते हैं कि पूछा क्या है, तो ध्यान से एक एक वर्ड पढ़ना है, छोटे बच्चे की तरह समझना है। अ टीचर मेक्स यूज़ ऑफ अ वैरायटी ऑफ टास्क, मतलब बहुत सारी वैराइटीज़ ऑफ टास्क हैं, टू कैटर टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। जो टास्क वो यूज़ करती है वो अलग अलग डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स के लिए से रिलेटेड हैं। ठीक है, अ टीचर मेक यूज़ ऑफ अ वैरायटी ऑफ टास्क टू कैटर टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ हर लर्नर्स। शी इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो सिंपली बोला गया है कि एक टीचर है वो अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स के टास्क कराती है अपने स्टूडेंट्स को। तो ये जो है ये क्या चीज़ शो करता है, पहला है वाइगोस्कीज सोशियो कल्चरल थ्योरी, ऑप्शन बी पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। मैंने यहाँ पे डेवलपमेंट डॉट कर दिया है, पूरा है डेवलपमेंट, तो आप समझ जाना। ऑप्शन सी कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी एंड ऑप्शन डी गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंट थ्योरी। तो अगर आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स के अकॉर्डिंग वो अलग अलग टास्क कराती है। तो सिंपली यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। गार्डनर ने 8 बहुबुद्धि सिद्धांत दिए थे कि बच्चा
के जो बुद्धि के सिद्धांत है वो 8 तरह के होते हैं। तो क्योंकि हर बच्चा अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो जो टीचर है यहाँ पे वो हर बच्चे को ध्यान में रख के अलग अलग लर्निंग स्टाइल से संबंधित टास्क कराती है ताकि हर बच्चे को मौका मिले। ठीक है, वो इंडिविजुअली सबको अटेंशन देती है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 64, Vygotsky emphasized the significance of the role played by which of the following factor in the learning of children। तो देखो, जहाँ पे वाइगॉस्की की बात हो रही है, वाइगॉस्की की सिंपल आप कनेक्ट कर सकते हो सोशल एंड कल्चरल। उनका थ्योरी भी है सोशो कल्चरल थ्योरी, जिसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो वाइगॉस्की सिंपली सोशल एंड कल्चरल से रिलेटेड बात करते हैं। तो जहाँ पे भी आपको सोशल एंड कल्चरल दिखे, आंख बंद करके आप वाइगॉस्की लगा सकते हो। तो ऑप्शंस हैं हमारे, ऑप्शन ए फिजिकल, बी सोशल, सी हेरिडिटी एंड डी मॉरल। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोशल, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65, अ स्कूल gives preference to girls while preparing for solo song state level competition. This shows what? एक स्कूल है जो स्टेट लेवल सोलो सॉन्ग कंपटीशन है, मतलब अकेले माइक लेके गाना गाना है आपको, उसके लिए वो सिर्फ लड़कियों को प्राथमिकता देती है, सिर्फ लड़कियों को ही प्रिपेयर कराती है। तो ये क्या शो करता है? पहला, प्रोग्रेसिव थिंकिंग तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लड़कियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं माना जाता है कि लड़कियाँ जो हैं वो अच्छा गाना गाती हैं इन कंपैरिजन टू बॉयज़। देन ऑप्शन बी है जेंडर बायस, ऑप्शन सी जेंडर ट्रेंड्स, ऑप्शन डी प्रोग्रामेटिक अप्रोच। मैंने साथ में हिंदी में भी लिख दिया है। देखो, जो भी टर्म मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हिंदी में लिखने की ज़रूरत है ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आए, तो मैं साथ में हिंदी में दे देती हूँ। बट जहाँ मुझे लगता है कि इतना तो नॉर्मल इंग्लिश है, आप इजीली समझ जाएंगे, तो वहाँ पे मैं नहीं लिखती। तो वापस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे सिंपली हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जेंडर बायस जो है वो शो कर रहा है। तो बोला गया है कि लड़के गाना अच्छा नहीं गाते, लड़कियाँ अच्छी गाती हैं, तो ये कहीं ना कहीं जेंडर बायसनेस को शो करता है, लिंग का पूर्वाग्रह। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, इंक्लूसिव एजुकेशन। फर्स्ट, इंक्लूड फैक्ट्स, ऑप्शन बी इंक्लूड्स टीचर्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, ऑप्शन सी सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, ऑप्शन डी एनकरेज स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसेस। तो इंक्लूड फैक्ट्स, ये तो कोई इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? देखो, इंक्लूसिव एजुकेशन बोलता है कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, हर बच्चे को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, और कोई भी बच्चा चाहे वो कैसा भी हो, हमें उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, और सभी को शिक्षा लेने का समान रूप से अधिकार है। इसीलिए सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन बेसिकली ये है। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन क्लासरूम। अगर क्लास में सब तरह के बच्चे होंगे तो वहाँ पे डाइवर्सिटी होगी, विविधता होगी। तो ऑप्शन सी इज़ द बेटर ऑप्शन, सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। तो यहाँ पे हम ऑप्शन सी लॉक करेंगे और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, व्हेन अ चाइल्ड फेल्स इट मीन्स, ऑप्शन ए द सिस्टम वॉज फेल्ड, ऑप्शन बी द चाइल्ड इज़ नॉट फिट फॉर स्टडीज़, जो बच्चा है वो पढ़ाई के लिए फिट नहीं है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। ठीक है, ऑप्शन सी द चाइल्ड हैज़ नॉट मेमोराइज द आंसर्स प्रॉपरली, कि बच्चा जो है वो आंसर्स को ठीक से याद नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे सीधा सीधा बात हो गई कि रटंत विद्या, तो हमें बच्चों को रट्टू तोता नहीं बनाना है। ऑप्शन डी द चाइल्ड शुड हैव टेकन प्राइवेट ट्यूशन्स, तो प्राइवेट ट्यूशन्स के लिए हम परमिशन नहीं देते, अलाउ नहीं करते हैं, उसको अच्छा नहीं माना जाता। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए द सिस्टम वाज फेल्ड। देखो, आप एज अ टीचर आपके
आपकी ड्यूटी है कि आप जो पढ़ा रहे हो वो बच्चे को समझ में आए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो। अगर बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो आप कोशिश करते हो कि उसे रेमेडियल क्लासेस दो, उसके डाउट्स को किसी दूसरी टीचिंग स्टाइल से उसे पढ़ाओ ताकि उसे समझ में आए। बट स्टिल आपकी इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर वो बच्चा फ़ेल हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप भी फ़ेल हो रहे हैं, आप भी असमर्थ हैं उसको पढ़ाने में, तो जिससे क्या होगा, पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, एरर्स ऑफ लर्नर ऑफन इंडिकेट। क्या जो बच्चे एरर करते हैं, गलतियां करते हैं, वो क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए एब्सेंस ऑफ लर्निंग, ऑप्शन बी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ लर्नर, ऑप्शन सी हाउ दे लर्न, ऑप्शन डी द नीड फॉर मैकेनिकल ड्रिल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाउ दे लर्न। ठीक है, बच्चा जब गलतियां करता है, आप टेस्ट लेते हो, सपोज़ क्लास टेस्ट लेते हो, उसमें आपका कोई चीज़ गलत हो गया तो टीचर को पता चल जाता है कि हाँ बच्चे ने ये क्वेश्चन गलत किया, तो बच्चे को ये चीज़ समझ में नहीं आई है, यहाँ पे उसे दोबारा से पढ़ाने की ज़रूरत है। तो आपको समझ में आ जाता है बच्चों की गलतियों से कि बच्चे ने क्या सीखा, कितना सीखा और कैसे सीखा, कहाँ कमी है, कहाँ आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो एरर से आपको ये पता चलता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। ओके, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द इफ़ेक्टिव टीचिंग प्रोसेस इज़ फर्स्ट पंक्चुअलिटी एग्जिबिटेड बाय टीचर एंड स्टूडेंट, यानी कि बच्चा भी टाइम पे आ रहा है, टीचर भी टाइम पे आ रहा है, माना कि वो कुछ काम नहीं कर रहा है लेकिन हाँ वो पंक्चुअल हैं, दोनों टाइम पे अपना काम कर रहे हैं। देन ऑप्शन बी मास्टरी ऑफ द कंटेंट बाय द टीचर। हाँ, एक टीचर को अपने सब्जेक्ट में मास्टरी होना बहुत ज़रूरी है। बट आगे ऑप्शन पढ़ते हैं, मास्टरी ऑफ द कंटेंट बाय द टीचर एंड टाइमली कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस। ठीक है, ऑप्शन सी टीचर स्टूडेंट डायलॉग, ऑप्शन डी इफ़ेक्टिव टीचिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है टीचिंग प्रोसेस को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी टीचर स्टूडेंट डायलॉग, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों तरफ से बात हो रही है। ठीक है, बच्चे भी एक्टिव हैं, टीचर भी एक्टिव है, दोनों तरफ से इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो वन वे नहीं है, वो टू वे होगा। और जहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन हो वहाँ पे इफ़ेक्टिव टीचिंग होगी ही होगी। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ 10 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए। इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर हिट कर लेना ताकि मेरी वीडियो मिस ना हो, और चैनल पे बने रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें और यूँ ही सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, सी यू।